हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटी नेट क्लासेस एंड दिस इज निकिता राजपूत। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एनटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आपको रिसेंटली मिल सके। हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के यहाँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूनिट 1, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी 200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने एमसीक्यू बेस डिस्कस किए, जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ को और कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है उद्दीपन उत्तेजना है। देखिए, उद्दीपन को उत्तेजना ही बोलते हैं, ठीक है। उत्तेजना जो होती है उद्दीपन ही होती है। मतलब अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, उद्दीपन पूछा जाए तो आप उत्तेजना भी उसे, उत्तेजना मतलब इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही शब्द हैं ये। तो उत्तेजना है ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बाह्य ऊर्जा, ऑप्शन सी व दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तेजना कहाँ होती है, उत्तेजना कैसे होती है? उत्तेजना जो होती है वो बाह्य ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत अनुबंधन अनुकूलन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो परंपरागत अनुबंधन है, अनुकूलन है, अनुकूलन, इस किस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? अगर सिद्धांत की बात करें किस सिद्धांत से है तो वो है सहचार्यात्मक सिद्धांत। सहचार्यात्मक सिद्धांत का नाम क्या है? परंपरागत अनुबंधन भी कहा जाता है इसे। फिर अगला प्रश्न है, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है, ठीक है। एक अच्छी लर्निंग किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है छात्रों की सक्रिय रुचि पे, ठीक है। अगर जो छात्र हैं वो अगर आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं पॉजिटिव वे में तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। अधिगम निर्भर करता है, अगर आपका जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुने जा रहा है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब वो नहीं समझ पा रहा है। ये ज़्यादा वो क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती है तब तक वो प्रश्न नहीं पूछे। उनका सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छा अधिगम किसके अंतर्गत होगा? छात्रों की सक्रिय रुचि पर। अगला देखिए, मैस्लो ने किस मानक प्रेरक पर अधिक बल दिया है, ठीक है। यहाँ मानक प्रेरक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर डिस्कस कर रही हूँ, आप चाहें इनको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो मैस्लो ने किस मानक प्रेरक पर अधिकार बल दिया है? वो दिया है आत्म कार्यान्वयन प्रेरक पर, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अगला देखिए, कोहलर ने वनामानुष को सिखाने के लिए रखा था, ठीक है। वनमानुष को सिखाने के लिए रखा था, ठीक है। जो कोहलर है उन्होंने प्रैक्टिकल किया था एक वनमानुष पर, तो उन्होंने क्या रखा था? बॉक्स रखा था, केले रखे थे, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने दोनों ही रखे थे, एक बॉक्स रखे थे और बॉक्स में केले रखे हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉलर ने अपना जो किया था वो किया था वनमानुष के ऊपर। अगला देखिए, कॉलर ने सूझ यानी इनसाइट द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताओं बताई। कौन कौन सी विशेषता बताई? देखिए, कॉलर ने सूझ यानी समझ, सूझबूझ, समझ जिसे बोलते हैं, तो बताया प्रणोदन यानी ड्राइव, समस्या प्रत्यक्षीकरण, अचानक सफलता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, क्लासिक अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत दिया गया। तो क्लासिक किसने दिया है? क्लास किसकी है? पावलोव द्वारा। क्लासिक किसका है? पावलोव द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में अंतर्दृष्टि अधिगम है? अंतर्दृष्टि अधिगम
अंतर्दृष्टि अधिगम किसके अंतर है? कॉहलर के वनमानुष में। ठीक है, क्योंकि बॉक्स के अंदर उसने केले देख ली, तो क्या है ये? अंतर्दृष्टि अधिगम के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था। तो देखिए, ये जो स्किनर है, इन्होंने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में एक कबूतर का प्रयोग किया था। ठीक है, स्किनर ने किसका किया है? कबूतर ने। कॉलर ने किसने किया? वनमानुष पर बॉक्स और केले का। सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए? सीखने के प्राथमिक नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए? तो सीखने के जो प्राथमिक नियम है वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं। अब क्या क्या नियम है ये देखिए। पहला है तत्परता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तत्परता का नियम है। दूसरा अभ्यास, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्राथमिक है ये। ठीक है, प्राथमिकता होनी। प्रभाव इफेक्ट होना चाहिए प्रभाव। उपयुक्त सभी, यानी सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने जो दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र वो क्या करते हैं? यहाँ दिया है कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए वो उच्च उपलब्धि के हैं। ठीक है, तो उनमें करके सीखने की भावना निहित होती है, तो वो क्या करते हैं? कठिन से कठिन कार्य को अधिक पसंद करते हैं। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम पहला नियम है। तो अभी हमने पढ़ा था, थॉर्नडाइक का पहला नियम होता है तत्परता। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? अभ्यास। तीसरा प्रभाव। ये फर्स्ट है, अभ्यास दूसरा है, और तीसरा प्रभाव है कि आपकी जो तत्परता है अभ्यास करने पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये नियम है थॉर्नडाइक के अंदर। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम, देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है इसके अंतर्गत ही कि थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंदर तीसरा नियम कौन सा है? तो देखिए, प्रभाव का नियम। पहला था तत्परता, दूसरा था अभ्यास, और तीसरा क्या है? प्रभाव। याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? अब व्यवहार की अवधारणा के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले किसने दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दी वाटसन ने। किसने दी? वाटसन ने। प्रभाव की अवधारणा, व्यवहार की अवधारणा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादन किया था। अब थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, प्रभाव नियम दिए हैं, और इसको कब प्रतिपादन किया है इसका? ये किया है 1911 में। ठीक है, कौन कौन से नियम हैं? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम 1911 में। अगला देखिए, जहाँ प्रशिक्षण होता है वहाँ आवश्यक होता है। जहाँ प्रशिक्षण होता है वहाँ आवश्यक होता है। देखिए, जहाँ ट्रेनिंग होगी वहाँ पर आवश्यक होगा लर्निंग। अब जिस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लर्निंग से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जहाँ शिक्षण होता है। पावलोव की लार ग्रंथि से संबंधित प्रयोग में घटी उद्दीपक है। पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है अस्वाभाविक उद्दीपक का, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? अधिगम सिद्धांत के अग्रणी कार्य हेतु ये दिया गया है पावलोव को नोबेल पुरस्कार। अगला देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो जाना था बंद सिद्धांत। ठीक है, अनुबंध दिए थे उन्होंने थॉर्नडाइक। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा। मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका है?
तो ये दिया है वाटसन ने, क्योंकि इनकी व्यवहार की अवधारणा थी, इस चक्कर में इन्होंने वाटसन ने दिया है ये। अगला देखिए, प्रेरणा यानी मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है। तो देखिए आवश्यकता बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। ड्राइव यानी प्रणोदन, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय अनुकूलन कहा जाता है उसे। व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले शक्ति परिवर्तन ही प्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। ये किसने बोला है? ये बोला है मैकडोनाल्ड ने। अगला देखिए, प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो प्रेरणा के मुख्यात्मक 3 अंग होते हैं। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से प्रेरणा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उसे 2 रूप में किया गया है। भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा है? ये जैविक प्रेरणा है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है। प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है। क्रिया में देखिए, अगर क्रिया पक्ष से पूछे तो ये क्यों से संबंधित है, यानी डी बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है, यह है किसका कथन है? ये बोला है क्रैच एवं क्रैचफेल्ड द्वारा, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है, लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है। प्रेरित व्यवहार कैसा होता है? वो होता है परिवर्तनशील, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है दिशा सूचक, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है दिशा सूचक। प्रेरणा का प्रारंभ होता है आवश्यकता से। ठीक है, शुरुआत किससे होता है? आवश्यकता से। ये है ड्राइव, प्रेरणा और तीसरा है उद्दीपन, ये खत्म होता है, लास्ट है ये। अगला देखिए, प्रेरणा की समाप्ति होती है, समाप्ति उद्दीपन प्राप्ति से होती है। अगला प्रश्न देखिए, उद्दीपन उत्तेजना संबंधित होता है, वो बाह्य वातावरण से होती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था ना हमने, उद्दीपन और उत्तेजना किससे संबंधित होती है, तो ये बाह्य वातावरण से होती है। फिर है मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मैस्लो ने देखिए 5 भागों में बांटा है। अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है। ठीक है, अगला देखिए, मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है। मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है, पहले शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए, फिर है स्नेह, फिर उसके बाद संबंध, उसके बाद सम्मान, उसके बाद आवश्यकता। ये किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो के द्वारा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो वो किया था 1954 में। मैस्लो ने प्रेरणा की आवश्यकताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ये किया है 5 वर्गों में। मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकता समान यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है? ये माना है आंतरिक अभिप्रेरणा को। प्रबलन का संबंध है
प्रबलन का संबंध है अनुक्रिया बढ़ाने से, अनुक्रिया घटाने दोनों से, तो आवासा दोनों, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूल में होता है, अनुकूलन में होता है बाधक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना। उपयुक्त और शीघ्र अनुकूलन में सहायक, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की पारंगतता बढ़ती है उसे क्या बोला जाता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला देखिए, प्रयत्न तथा त्रुटि भूल का सिद्धांत दिया है, तो देखिए प्रयत्न और त्रुटि भूल का दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला देखिए, पावलोव अनुकूल सिद्धांत अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है। आवश्यकता, पुनरावृत्ति, पुनर्वलन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ये सभी ही होंगे इसके अंतर्गत। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न में भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने किस जानवर का प्रयोग किया? तो उसने किया था बिल्ली का। थॉर्नडाइक ने किसका किया था? बिल्ली का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अगला देखिए, अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी प्रभाव उत्पन्न करता है। अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात तो ये करता है विलोपन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किस में बंद किया? तो उसने जो प्रयोग किया, थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, उसमें इन्होंने अपनी बिल्ली को भ्रांति बॉक्स यानी पजल बॉक्स में बंद किया। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। अगला और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। स्किनर को सिखाने का सिद्धांत माना जाता है। स्किनर ने क्या सिखाया था, इसको क्या सिद्धांत दिया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।